हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है डीएलएड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की आपकी क्लास चल रही हैं। जो आपका तो फर्स्ट पेपर हो चुका है और आज आपका होगा सेकंड पेपर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज आपका जो पेपर है वो है आपका थर्ड सेमेस्टर का 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र, सेकंड प्रश्न पत्र है। और ये आपका जो सब पेपर का नाम है वो है समावेशी शिक्षा। ये आपका 100 इसका पूर्णांक होगा। 100 नंबर का पेपर है। आपको 2 घंटे मिलेंगे। 15 इसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और 15 आपके अतलग उत्तरी और आपके 10 आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है सामान्य बच्चे होते हैं। ऑप्शन है 70 से कम आईक्यू वाले, 70 से 80 आईक्यू वाले, 90 से 110 आईक्यू वाले और 110 से ऊपर आईक्यू वाले। तो सामान्य बच्चे होते हैं वो 90 से 110 के बीच आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। तो आपके ऑप्शन है हैविट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, क्रिक ने। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है हैविट ने। हैबिट ने बताया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में और 5 वर्गों में। तो आपका राइट ऑप्शन है आपका 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ सकते हैं? आपके ऑप्शन है आपके उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से और किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। ऑप्शन है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य और उपरोक्त तीनों। तो राइट ऑप्शन है बी, कान के अंदर। श्रवण दोष जो होता है वो कान के अंदर होता है और कान के बाहर तथा कान के मध्य में भी हो सकता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है। ऑप्शन है 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69, 70 से 89 और 90 से 100। राइट ऑप्शन है 70 से 89 डेसिबल तक होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा। तो राइट ऑप्शन है ए, हकलाना। हकलाना अ- अस्थ अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 या इससे अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया यह कथन किसका है। तो ये स्किनर का है कि नवयुवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया यह कथन स्किनर का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है यह कथन है। ऑप्शन है मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का और वेबिस्टर का। राइट ऑप्शन है ए, मायर्स का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। ऑप्शन है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। राइट ऑप्शन है सी, वार्तालाप के माध्यम से
व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, बरेली, वाराणसी या इलाहाबाद। राइट ऑप्शन है डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। ऑप्शन है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। राइट ऑप्शन है जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक हैं। ऑप्शन है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। राइट ऑप्शन है निर्देशन एवं परामर्श विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में सहायक होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो क्या करने योग्य या क्या न करने योग्य ये निर्देशन और परामर्श में बताया जा सकता है। ये आपके 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। अब हैं आपके अतलगोत्री प्रश्न। तो अतलगोत्री प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है, शिक्षक प्रशिक्षु समावेशी शिक्षा से प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के सीखने के अनुभव अधिकार को पहचानता है और फिर विविधता का सम्मान करता है। और दूसरा जो उद्देश्य है वो है आपका, दूसरा उद्देश्य है, शिक्षक प्रशिक्षु अक्षम बालकों की बाधाओं को दूर करता है और सीखने की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करता है। तो आपके ये 2 उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक के साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित जैसे शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों में कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। सामान्य बुद्धिलब्धि के बच्चों में सीखने की गति धीमी होती है, इससे सृजनात्मक क्षमता कम होती है या निम्न होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है। तो सामान्य बच्चों में ये मानसिक भिन्नताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है, सामान्य बुद्धिलब्धि के बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण होते हैं। और दूसरी है, सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों को सीखने का स्तर सामान्य होता है, ऐसे बालक मंद बुद्धि बालक से ऊपर तथा प्रतिभाशाली बालक के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो पिछड़े बच्चे वे बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं, पिछड़े या पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला है, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो सूत्र है, वास्तविक आयु बराबर मानसिक आय बट्टे बुद्धिलब्धि इंटू 100। ये आपका वास्तविक आयु की गणना का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम अक्षम बच्चों की सभी प्रकार लिखिए। तो पहला है दृष्टिबाधित बालक, दूसरा है वाक बाधित, तीसरा है श्रवण बाधित और चौथा है अस्थि बाधित बालक। ये शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो जो मध्यम रूप से देखने की क्षमता होती है तो वो होती है 20/70 से 20/200 होती है। अगला क्वेश्चन है, बाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जिसमें बालक अपने मन के भावों या विचारों को किसी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता वो बाक दोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो पहला है बैसाखियों की सहायता से चलना, दूसरा है शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण का अभाव, तीसरा है मेरुरज्जु का वक्र होना और चौथा है पांव फिरा होना। ये
अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत गरीब, अनाथ, श्रमिक इत्यादि के बच्चे होते हैं जो सुविधाओं से वंचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो पहला है, निर्देशन एवं परामर्श की सहायता से एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। और दूसरा है, इसकी सहायता से बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तो ये परामर्श की। और तीसरा है, बालकों के भविष्य में मार्ग प्रशस्त करने में आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है व्यक्ति या बालक की शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याओं को समझाने में सहायता देना। और दूसरा है बालक को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना। अगला क्वेश्चन है, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए उसका इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो डीजीपी का जो पूरा नाम है वो है, डीजीपी का पूरा नाम होता है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। और इसका आशय है बालकों को डिजिटल के माध्यम परामर्श एवं निर्देशन करना। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? तो अध्यापकों की कार्यकुशलता और विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने तथा वांछित कार्य एवं परिणाम की प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके 31 से लेके आपके 40 तक क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? तो प्रत्येक विद्यालय में जहाँ सामान्य बालक होते हैं, वहाँ बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी रूप से अन्य विद्यार्थियों से विशिष्ट होते हैं। यह विशिष्टता शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। विशिष्ट बालक अपनी आयु के सामान्य बालकों से कुछ अपनी खास विशेषताओं या खास कमियों के कारण या तो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं या मंदबुद्धि होते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों की पहचान हम ऐसे करेंगे। इसमें मत दिए हैं। तो पहला है, क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने विशिष्ट शब्द ऐसे गुण के लिए प्रयुक्त किया है जिससे यह विशिष्ट व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है। और विशिष्ट बालकों की पहचान शारीरिक दृष्टि से होती है दृष्टि दोष, वाणी दोष और श्रवण बाधित, 3 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है संप्रेषण क्षमता का अभाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे दूरदर्शिता का अभाव होता है और इनमें भविष्य बोध का गुण भी नहीं होता। इस प्रकार के बच्चों की कल्पना शक्ति कम होती है, ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। ये पहला इसका कारण है, पहली इनकी विशेषता है संप्रेषण क्षमता का अभाव। दूसरी विशेषता है स्मरण शक्ति में कमी। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में ये स्मरण शक्ति में कमी का कारण धारणा शक्ति का अभाव रहता है और परंतु उनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते। इस प्रकार से सीखने वाले बच्चों पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं। तीसरा कारण है असुरक्षा का भाव होना। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की मानसिक शारीरिक कमजोरी के कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिससे वे असुरक्षित महसूस करते हैं। और चौथी विशेषता है समस्याग्रस्तता। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक परेशानियां पाई जाती हैं। इनकी शैक्षिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं होती। तो इनमें 4 होती हैं विशेषताएं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो पिछड़ा बालक वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि से अपनी उम्र के समान बालकों से पीछे रह जाता है, वो पिछड़ा बालक होता है। इसके निम्न प्रकार से पिछड़े बालकों की व्यवस्था की जा सकती है। पहला है व्यक्तिगत ध्यान देना। अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले सामूहिक निर्देशन को नहीं समझ पाते हैं, अतः यह सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इनकी ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। अगला है पिछड़ेपन के कारण।
पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को रोकने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना चाहिए। इसके लिए बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, शारीरिक मानसिक क्षमता और बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि का अध्ययन करके बालक के लिए शिक्षा की योजना को निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरी है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। तो बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वे कक्षा में सामूहिक निर्देशन का लाभ नहीं उठा पाते। विशेष कक्षाओं में द्वारा विशेष कक्षाओं के द्वारा उनके शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रावण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो लक्षण है ऐसा बालक जिसको सुनने में आंशिक रूप से अथवा पढ़ रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ श्रवण बाधित बालक कहलाता है। ये अन्य कारणों से भी श्रवण बाधिता जन्मजात हो सकता है या किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो इसके लक्षण हैं, पहला लक्षण है बालकों को पढ़ाई गई बातों को समझने में दिक्कत होती है। दूसरा है श्रवण बाधित बालक ऊंची आवाज में बोलते हैं। तीसरा है श्रवण बाधित बालक कक्षा में अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्दों को या ध्वनियों को सुनने में परेशानी का सामना करते हैं। चौथा है श्रवण बाधित बालक कक्षा में किसी बात को सुनने के लिए सर को एक तरफ झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं। और पांचवा है श्रवण बाधित बालक किसी बात को स्पष्ट या सही से न सुन पाने के कारण बात को दोहराने के लिए आग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बाक दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बाक दोष वो होता है जो ऐसे बालक जो ठीक या स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते या बोली गई बात श्रोता समझ नहीं पाते, ऐसे बालकों को बाक दोष होता है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इसका, पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, दूसरा है अकलाना, तीसरा है आवाज़ की समस्या, चौथा है अंगी वाणी के दोष, पांचवा है देन से बोलने का समस्या, छठवां है कम सुनने वाले के साथ वाणी का समस्या। तो प्रक्रियात्मक दोष उच्चारण दोष में होता है जैसे बालक इसमें एक अक्षर बोलता है तथा दूसरा अक्षर भूल जाता है। जैसे कौआ बोले तो कौआ को वो तौआ बोले, तो ये होता है प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। अगला है हकलाना। हकलाना एक वाणी दोष है और शब्दों को बार बार दोहराते हैं। कभी कभी ये बोलते बोलते रुक जाते हैं, कभी कभी बोलने में उलझन भी महसूस करते हैं, तो ये हकलाना होता है। तीसरा है आवाज़ की समस्या। इसके अंतर्गत बालक को यह समझ नहीं आता कि किस परिस्थिति में ऊंचा बोलना है तथा किस परिस्थिति में नीचा बोलना है। अगला है अंगी बोलने के दोष। तो अंगी बोलने के दोष में पहला है, इस दोष में वायु मुंह व नाक के छेद से बिना रुकावट के आती जाती रहती है, अतः बालक नाक से बोलने लगते हैं। जैसे क प व ट ज आदि शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है। और पांचवा है मंदित वाणी विकास। इसमें सुनने की क्षमता का विकास देरी से होता है। 100 बालकों में से 5 बालक इस प्रकार के होते हैं। यह बालक मंदित बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहला है समस्यात्मक बच्चे, तो जिसका व्यवहार सामान्य बालकों से भिन्न होता है या ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, तो वो समस्यात्मक बालक होते हैं। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे करेंगे। तो पहला है अवलोकन या निरीक्षण द्वारा, दूसरा है सहभागी निरीक्षण बालक के साथ रहकर, और तीसरा है असहभागी निरीक्षण बालक से दूर रहकर अवलोकन करना करके पहचान करना। दूसरी विधि है इतिहास विधि। इस विधि के माध्यम से समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। इसके अंतर्गत 2 विधियां हैं। पहली है एकल अध्ययन विधि। इसमें क्या होता है, एकल अध्ययन विधि में इसमें एक एक बच्चे
एक एक बच्चे की समस्या का समाधान किया जाता है और माता पिता, मित्र व अध्यापकों से विचार विमर्श किया जाता है। तीसरी है साक्षात्कार प्रविधि। इसमें गहन जांच होती है और अध्यापक अथवा मनोवैज्ञानिक द्वारा होती है। चौथी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसके अंतर्गत निम्न विधि द्वारा बच्चों की समस्याओं की पहचान की जाती है। पहला है समस्या जांच सूची, दूसरा है विद्यालय विद्यार्थियों के लिए समायोजन सूची और तीसरा है समायोजन सूची। अगला क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ है। उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो निर्देशन के आधार पर व्यक्ति अपनी योग्यताएं, क्षमता और कौशलों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और अपने में निहित क्षमता का उचित उपयोग करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। निर्देशन शब्द अंग्रेजी शब्द के गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना या पथ प्रदर्शन करना या सलाह देना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शैक्षिक हो या राजनीतिक, व्यावसायिक हो या कलात्मक, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। तो परामर्श मायर्स के अनुसार है दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से एक दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद परामर्श कहलाता है। परामर्श के उद्देश्य है व्यक्ति या बालक की शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तित्व समस्याओं को समझाने में सहायता। दूसरा है बालक को अपनी समस्या के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना। और तीसरा है व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में सहायता प्रदान करना। चौथा है व्यक्ति को अपनी योजना में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली संस्था है मनोवैज्ञानिक शाला, जो 1947 इलाहाबाद में है। इसमें विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तित्व निर्देशन एवं परामर्श देना और शिक्षकों को मनोविज्ञान या प्रशिक्षण देकर उनको बच्चों के मनोभावों को समझने में मदद करना। दूसरी है राज्य विज्ञान संस्थान। राज्य विज्ञान संस्थान में प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्यपुस्तकों का लेखन, संशोधन व परामर्श देना और विज्ञान की प्रदर्शनी व मेलों का आयोजन। और दूसरा है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TLM का विकास। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1981 में लखनऊ में की गई। इसमें है पहला है पाठ्यक्रम का विकास तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना और दूसरा है शिक्षकों की पूर्ति हेतु परामर्श देना। अगला है राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान लखनऊ। इसमें प्रशिक्षक संस्थानों में प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करना और शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग एवं प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। तो पहला है अपव्यय एवं अवरोधन। इसमें है हमारे देश की शिक्षा जगत से संबंधित बड़ी समस्या अपव्यय एवं अवरोधन की है, जिसके कारण अनिवार्य शिक्षा का पता लगाकर निर्देशन द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा में रोजगार परक बनाने हेतु। तो शिक्षा में रोजगार परक बनाने हेतु वर्तमान में शिक्षा को रोजगार परक बनाने हेतु प्रयास हो रहे हैं, ताकि व्यक्ति शिक्षा के उपयोग से रोजगार कर सके तथा अपना जीविकोपार्जन कर सके। ऐसे में बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसके लिए हमें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है व्यवसायों में विविधता। आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक युग में व्यवसायों की विविधता के साथ हर कार्य में इनकी मांग में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यवसाय चयन और उनमें प्रवेश के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की समस्या का समाधान करता है। ऐसी स्थिति में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता का पता चलता है। ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए सेकंड पेपर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।